नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भूमि एवं मृदा संसाधन इसके बारे में बताऊंगा। इसमें दो शब्द है, एक है भूमि और दूसरा है मृदा। भूमि कहते हैं लैंड को और मृदा कहते हैं मिट्टी को। जिस पृथ्वी के जिस ठोस सतह पर हम खड़े हैं वह भूमि है और इसको हम लोग माता की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसी भूमि से हमें भोजन प्राप्त होता है, इसी भूमि से हमें जल प्राप्त होता है। और जो भोजन की आपूर्ति करे, जो जल की आपूर्ति करे, वही माता की श्रेणी में आ सकती है। इसलिए भूमि को हम लोग माता की श्रेणी में रखते हैं और इसका हम लोग हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इस भूमि और मृदा संसाधन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको हम लोगों ने 4 भाग में बांटने का प्रयास किया है। पहला है भूमि एवं उसका उपयोग। ये जो भूमि है इसका क्या क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग हो सकता है। दूसरा है कि भूमि एवं वर्गीकरण, कितने प्रकार की भूमि होती है। और तीसरा है भूमि संरक्षण एवं निम्नीकरण। जैसे भूमि है, ऊपर की जो मिट्टी है, तो जो खेती हम करते हैं वह भूमि के ऊपर के 10-12 इंच में ही हम लोग जुताई बुआई कोड़ाई करते हैं और उसमें अन्न उपजा बीज डालते हैं तो अन्न पैदा होता है। तो वह भूमि के जो मिट्टी है वह लगातार बारिश से या फिर बाढ़ से या फिर और भी किसी प्राकृतिक कारण से ऊपर के परत जो है वह बर्बाद होता चला जाता है, वो पानी में बहकर समुद्र में या नदी में चला जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं भूमि का क्षयीकरण, सॉइल इरोजन। तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, क्या उपाय करके उस क्षयीकरण को या जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग मृदा का उपयोग और उसके संरक्षण के बारे में जानेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि भूमि कितने प्रतिशत पृथ्वी पर है। पूरे जो हमारी पृथ्वी है, आपको पता है कि जो हमारा सूर्य से तीसरा ग्रह जो है वह पृथ्वी है। मंगल, सूर्य के बाद पहला, दूसरा और तीसरा जो ग्रह है वह सूर्य है। आपको पता होगा कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक मरकरी है, उसके बाद वेनस है, फिर अर्थ है। और फिर इसके आगे फिर और मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी सूर्य के बाद तीसरा ग्रह है। और जो जितना नज़दीक रहेगा सूर्य के उतना ही गर्मी उसको महसूस होगी, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा निकलते रहती है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर रहने का तापक्रम और वातावरण उपलब्ध है और हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर ठंडक, वह हमारे अनुकूल है। तो इसीलिए पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह पर ही मानव है, जीव जंतु है, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। तो इस पृथ्वी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है और इस पृथ्वी पर जो भूमि है उसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसी भूमि के उस भाग पर, जिस भाग पर हम रहते हैं, उस पर मकान बनता है, सड़क है, जंगल है, पहाड़ है, कारखाने बनते हैं, रेल मार्ग बनता है। जितनी भी है क्रियाएं जो हैं वह भूमि पर है। आपको पता होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। और हमारी जो आवश्यकता है उसको मानव निर्मित हम बनाते हैं। अब जैसे प्राकृतिक संसाधन, वह संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जैसे हवा, धूप, पानी, पहाड़। दूसरा हुआ मानव, यह स्वयं एक संसाधन है। और तीसरा हुआ मानव निर्मित,
अब जो हवा है उससे हम लोग सौर ऊर्जा पैदा कर, ये पवन ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। जो सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, धूप है, उससे हम लोग सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। जो जल है उससे हम लोग जल ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, उससे तरह तरह का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फिर इसी संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए और अपने प्रयोग के लिए किया। जैसे मिट्टी है, यह संसाधन है। इस मिट्टी से हम लोग ईंट बनाते हैं। पत्थर, पहाड़ का जो पत्थर है उससे हम लोग सीमेंट बनाते हैं। जमीन के अंदर कोयला है, मिट्टी के अंदर कोयला है, उससे हम लोग जलावन का काम करते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि यह जो पृथ्वी है इसमें भूमि मात्र 29% है और बाकी जो 71% है वह जल है, समुद्र है। तो मात्र 29% भूमि पर ही पूरे विश्व की आबादी रहती है। क्योंकि हम भूमि पर ही रहते हैं, हम लोग स्थलचर हैं, स्थल पर रहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पृथ्वी का 29% भाग भूमि है और 71% यानी 71% भाग जल है। तो मात्र 29% भाग पर ही पूरे विश्व की आबादी रहती है और उस 29% जो स्थल है उसमें भी 43% मैदानी भाग है, 30% पहाड़ है और 27% पठार है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रायंगल में यह चित्र बना हुआ है। तो जो आबादी है वह पठार में या पहाड़ में नहीं रहती है, वह जब भी रहेगी तो मैदानी भाग में रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पृथ्वी की जो वह स्थल जो है जिसमें भूमि है, उसका सिर्फ 29% का 43%, यानी छोटे भाग का भी आधा, लगभग उतने ही में पूरी आबादी रहती है, पठार और पहाड़ में नहीं रहती है। और फिर बच्चों, आपको पता होगा कि पूरे विश्व में भारत की जो आबादी है वह 10% है और फिर पूरे विश्व की आबादी का, और जो भूमि जो है वह हमारे पास बहुत ही कम है। क्योंकि आबादी या जनसंख्या विस्फोट के कारण 140-45 करोड़ की आबादी हो गई है। भूमि सीमित है, यह बढ़ाया नहीं जा सकता है। सीमा रेखा सबकी निश्चित है कि भारत की सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर उधर असम और से लेकर इधर गुजरात हो, यही हमारी चौहद्दी है। इससे ज़्यादा भारत की सीमा नहीं हो सकती है। तो इसी परिवेश में, इतनी ही भूमि के बीच में पूरी आबादी को रहना है। इसलिए इस चैप्टर का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक हम भूमि का या मृदा का संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, उनको संरक्षण नहीं देंगे, फिर हमारे लिए धरती पर रहना, पूरे विश्व के मानव के लिए धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों, इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग आगे देखें कि भूमि के कितने रूप होते हैं। जो जमीन है उसको हम लोग उसके प्रकार के आधार पर कई भागों में बांटे हैं। पहला है पहाड़ी भूमि, वह भूमि जहाँ पर पहाड़ है वह पहाड़ी भूमि हो गया। दूसरा है पठारी भूमि, वह भूमि जो ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर अधिक वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर खेती की सुविधा, खेती के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होता है, मौसम अनुकूल नहीं होता है, उसे हम लोग पठारी भूमि कहते हैं। तीसरा है मैदानी भूमि, वह भूमि जो समतल होता है, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ की पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा होती है और जहाँ पर आबादी सही ढंग से रह सकती है, वह मैदानी भूमि होती है। जो कि आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी का मात्र 43% ही मैदानी भूमि है। उसके बाद है बच्चों दलदली भूमि। दलदली भूमि वह भूमि है जहाँ की पानी
इकट्ठा होकर जमा हो जाता है और फिर पानी जब निकल जाता है तो वहाँ पर मिट्टी दलदली हो जाती है। वहाँ पर जाने पर पैर धंस जाएगा, मानो उस पर फंस जाता है। वहाँ पर न तो खेती हो सकती है, न तो मकान बन सकता है। वह भी हमारे रहने के लिए अनुपयुक्त है, सही नहीं है। उसे हम लोग दलदली भूमि कहते हैं। अगला है रेतीली भूमि। बहुत बड़े भूभाग जो कि पृथ्वी का है वह रेतीली है, यानी वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ रेत है, बालू है, शुष्क वातावरण है, वहाँ वर्षा कम होती है। जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ रेतीली भूमि होगी, क्योंकि वर्षा कम होने से वहाँ पौधे नहीं होते हैं, वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, और वहाँ की मिट्टी बहुत पोरस होता है, यानी दो मिट्टी के बीच में छिद्र होता है, और वहाँ से अगर बारिश होती भी है तो वह नीचे चली जाती है, मिट्टी उसको धारण नहीं कर पाती है वो वर्षा जल को, परिणाम तो वहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, रेगिस्तान हो जाता है। तो वह भूमि भी हमारे लिए अनुपयुक्त है, वहाँ पर मानव नहीं रह सकता है। फिर अगला है बच्चों बर्फीली भूमि। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। 5000, 6000, 7000 फीट के ऊपर जब हम जाएंगे तो ठंडक में बर्फ़ मिलेगी, और उसके ऊपर जाएंगे तो सालों भर बर्फ़ हमको प्राप्त होगी। तो वह जो बर्फीली भूमि है, या फिर वहाँ का जो तापमान है वो हर समय 0 डिग्री से नीचे है, तो वहाँ पर सालों भर बर्फ़ रहता है, तो उस भूमि पर भी मानव ढंग से नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे रहने के लिए, हमारे आवास के लिए, निवास के लिए एक उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, और वह जलवायु 0 डिग्री से नीचे अगर तापक्रम होता है तो हमारे लिए सही नहीं है। अगला है बच्चों वनीय भूमि। बहुत बड़े भूभाग पर वन हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं। वे पौधे, वे वृक्ष जो प्राकृतिक हैं, अपने आप हो गए हैं, और वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि हर समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसमें पीपल है, तुलसी है इत्यादि। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित रखने के लिए, चूंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और हमारे जिंदा रहने के लिए वृक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए जो वनीय भूमि है उसका जो धरती पर मौजूद है, पृथ्वी पर मौजूद है, वह हम लोग बचा कर रखते हैं, ताकि अगर उनकी संख्या कम हो गई, उनकी मात्रा कम हो गई, उनका प्रतिशत कम हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने जो हमें उपलब्ध कराया है संसाधन, वनीय संसाधन, उसको सुरक्षित करना मानव का परम कर्तव्य होता है। आगे देखें बच्चों, हम लोग जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का कटाव होता है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी हमें आवास की भूमि चाहिए, और उस आवास की भूमि के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जंगल का पेड़ काटते हैं और उस जमीन को, भूमि को समतल बनाते हैं। यानी जंगल का कटाव यह सबसे बड़ा इसका कारण है, जनसंख्या वृद्धि, और वहाँ आवासीय क्षेत्र बनाया जाता है। सिर्फ आवास ही नहीं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें खेती की ज़मीन चाहिए, कृषि के लिए भूमि चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र चाहिए। तो ये सभी जब विकसित होंगे, कृषि की भूमि चाहिए, इसके लिए जंगल का कटाव होता है। फिर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बड़े बड़े आवासीय क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं, इन सब के लिए भी जंगल को अपने स्वार्थ के लिए लोग काटना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जैसे ही जंगल कम होंगे, जंगल के क्षेत्र का प्रतिशत कम होगा, ऑक्सीजन असंतुलित हो जाएगा। प्रकृति में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अगर कहीं संतुलित कोई करता है तो वह वृक्ष ही करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वह वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अर्थात वातावरण में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं
उसको वह अवशोषण करता है और फिर ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें। अगर जंगल का कटाव इसी तरह अंधाधुंध होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति में, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं कि वातावरण, जलवायु, खनिज, जल आदि की उपलब्धता के आधार पर भूमि का उपयोग अलग अलग ढंग से वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार होता है। कैसा वातावरण है, जलवायु कैसी है, खनिज कितना उपलब्ध है, जल की क्या उपलब्धता है। अब जैसे असम में हम देखते हैं कि चाय की खेती होती है। वहाँ क्यों होती है? क्योंकि चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, जो तापमान चाहिए प्रकृति का, वहाँ की जो जलवायु चाहिए, वो असम में उपलब्ध है। उसको हम बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में अगर हम चाय की खेती करना चाहें तो वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके लिए फिर हमको असम जाना पड़ेगा या फिर दार्जिलिंग जाना पड़ेगा या फिर सिक्किम, गंगटोक जाना पड़ेगा। वहाँ की जलवायु उस अनुकूल है। पंजाब में देखें तो गेहूं के लिए उपयुक्त है, वहाँ पर गेहूं का पैदावार काफ़ी होता है। तो अर्थात जलवायु, खनिज, भूमि, जल, इस सब की उपलब्धता के आधार पर हम लोग पैदावार पैदा करते हैं और भूमि का उपयोग करते हैं। आगे देखें बच्चों, भूमि का वर्गीकरण। भूमि जो है, अब उसको हम लोग अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पर, उपयोग के आधार पर। यानी एक जमीन का जो मालिकाना हक होता है वह मेरा है कि सरकार का है, निजी है कि सार्वजनिक है, तो उसके आधार पर। और दूसरा उपयोग के आधार पर उस भूमि का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। अब जैसे देख लें कि कुछ भूमि हमारी अपनी होती है जिसको हम लोग निजी भूमि कहते हैं, जिसमें हमारा खेत होता है, हमारा मकान होता है, हमारा जो पुश्तैनी जमीन है वह होता है, वह निजी हुआ। क्योंकि उसका जो स्वामित्व है वह हमारा या हमारे परिवार का या हमारे पिताजी का, जो भी उसके मालिक होंगे वह है। इसको हम लोग निजी भूमि कहते हैं, क्योंकि वह स्वामित्व के आधार पर उसको दो श्रेणी में बांटा गया, निजी और सामुदायिक या सार्वजनिक। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामुदायिक भूमि में वह भूमि आती है जिसका प्रयोग सभी करते हैं और उसका मालिक सरकार होती है या पूरा देश होता है। जैसे पार्क, सड़क, धरना स्थल, जंगल, बाजार, जो बाजार सरकार द्वारा स्थापित किया गया, ये सभी सार्वजनिक है, सामुदायिक है। इस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है। और फिर दूसरा है उपयोग के आधार पर जो भूमि होती है उसको हम लोग कुछ अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। जैसे एक होता है वन की भूमि, वह भूमि जहां पर जंगल स्थित है, जंगल का क्षेत्र है। उस भूमि पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तरह तरह का वहां पर वनस्पतियां होती हैं। उसका उपयोग हम व्यक्तिगत रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सरकारी होता है, सामुदायिक होता है। अगर हमारी भूमि पर हमने जंगल लगाया है, 20-25 पेड़, 50-100 पेड़ लगाया है, तो उसका स्वामित्व तो मुझे है। लेकिन जो प्रकृति ने जो वन क्षेत्र उपलब्ध कराया है वह वन क्षेत्र सामुदायिक है और सरकारी है। उसका उपयोग सभी कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार की अनुमति हो। अब जैसे जिस इलाके में वन होते हैं वहाँ सरकार ने वहाँ के गरीब तबकों को, आदिवासियों को जंगल से लकड़ियाँ चुनने का अधिकार दिया है कि आप लकड़ियाँ चुनकर अपना जलावन का काम कर सकते हैं। वैसी लकड़ी जो कि सूख गई है और फिर जंगल में गिरी पड़ी है, हरे पेड़ काटने की अनुमति किसी को नहीं है। आगे देखें, शुद्ध बोई गई जमीन, वह जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, शुद्ध बोई गई जमीन। यह उपयोग के आधार पर है। पहला हुआ वन की भूमि, दूसरा हुआ शुद्ध बोई गई जमीन, हम जोते हैं। तीसरा है खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर भूमि, वह भूमि जहाँ की क्षारता या लवणता, वहाँ की भूमि में या तो क्षार अधिक है या फिर लवण अधिक है, वहाँ कोई भी बीज प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है, उसका अंकुरण नहीं हो पा रहा है। अगर हम गेहूं का बीज उसमें डालते हैं, चावल का बीज उसमें डालते हैं
तो वह अंकुरित नहीं होगा, उससे वो पौधे तैयार नहीं होंगे। अगर हम उसमें गुठली डालते हैं पेड़ पैदा करने के लिए, तो वह वृक्ष नहीं होगा। तो वैसी भूमि को हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। एक होता है परती भूमि। अगर भूमि को हम 1 साल के लिए छोड़ दें, खेती ना करें, तो वह परती भूमि की श्रेणी में आता है। ऐसी भी भूमि है जो कई साल तक छूटा हुआ है, कोई खेती नहीं कर रहा है, उसको परती भूमि कहते हैं। और फिर एक अंतिम श्रेणी है अन्य भूमि, जो कृषि योग्य ही ना हो। भूमि तो है लेकिन वहां कृषि नहीं की जा सकती है, या तो फिर आवागमन के चलते। अब मान लीजिए कि वह भूमि कुछ ऐसे स्थान पर है जहां की आना जाना ही मुश्किल है, वहां बैल ले जाना मुश्किल है, बैलगाड़ी ले जाना मुश्किल है, वहां ट्रैक्टर ले जाना मुश्किल है। आखिर जब खेती करेंगे तो अनाज का ले जाना तो करना ही पड़ेगा, वहाँ यंत्र ले जाना पड़ेगा, मानव को वहाँ जाना पड़ेगा। तो वैसे दुर्गम स्थानों पर भूमि की उपलब्धता है लेकिन खेती नहीं की जा सकती है, वैसे श्रेणी में हम लोग उपयोग के आधार पर उसको एक श्रेणी बनाए हुए हैं कि भूमि जो खेती योग्य न हो, उपलब्ध है लेकिन खेती नहीं हो सकती है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी उपयोग के आधार पर भूमि की श्रेणियां जानी कि कितने प्रकार की भूमि हो सकती है। तो सामुदायिक भूमि को साझा भूमि या सरकारी भूमि भी कहते हैं। वह भूमि जिस पर सड़क, मकान, कारखाना, धार्मिक स्थान बन जाने से कृषि योग्य भूमि गैर कृषि योग्य भूमि हो जाती है। क्योंकि भूमि तो है जो साझा है या सरकारी है, वो तो हो गया सामुदायिक भूमि। जहां पर भूमि पर अगर मकान बना दे, कारखाना बना दे, कल कारखाना हो जाए, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, कुछ और सरकारी वहां पर किसी भी प्रकार का संरचना तैयार हो जाए, तो वह योग्य भूमि जो कृषि योग्य है अब गैर कृषि योग्य हो गई, क्योंकि वहां पर तो अब आधारभूत संरचना तैयार हो गई, वहां पर अब खेती नहीं हो सकती है। और फिर अभी हमने आपको बताया कि 1 साल तक अगर उसको खेती न करे तो उसको परती भूमि की श्रेणी में रखा जाता है। तो तात्पर्य यह है कि हमारे पास भूमि की मात्रा ही बहुत कम है, और फिर 29% भूमि में मात्र 43% ही वैसा है जिस पर कि हम आवास कर सकते हैं, जो कि मैदानी इलाका है। और उसमें भी बहुत से ऐसे भाग हैं भूमि का जिस पर कि न तो खेती हो सकती है और न तो खेती योग्य वह रह गई, क्योंकि वहाँ पर आवास वगैरह तैयार हो गया, वहाँ पर कल कारखाना तैयार हो गया, पुल पुलिया बन गई उस ज़मीन पर। आजकल जो शहर का विकास हो रहा है, उस विकास के कारण बहुत से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए बड़े बड़े हाईवे तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं, और उसके लिए वो कृषि योग्य भूमि के बीच से ही वो पुल को बनाया जा रहा है, ले जा रहा है। तो विकास की इस अंधी दौड़ में खेती योग्य भूमि की कमी होती चली जा रही है, जो कि एक चिंता की विषय है। हाँ, भूमि की मात्रा को हम बढ़ा नहीं सकते, भूमि का जो क्षेत्रफल है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित करके इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि आखिर भूमि का जो क्षेत्रफल है उसको कैसे सीमित एक दायरे में बचा कर रखा जाए। उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि भूमि का संरक्षण किया जाए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग जो उपलब्ध भूमि है इसको कैसे बचाएं, इसका संरक्षण कैसे करें, या जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, क्षयीकरण हो रहा है, भूमि में जो कटाव हो रहा है। आप गांव में देखते होंगे कि नदी किनारे जो जमीन है वह मीलों मील, कितना 1000 फीट जितना हो सकता है वो कटाव है, वह नदी में समाता चला जा रहा है, और नदी का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, नदी का जो बेड है चौड़ा होता जा रहा है। इसको कैसे रोकें, कैसे नदी के किनारे पर हम बांध बना दें ताकि नदी जो है उस मिट्टी का कटाव ना हो, या फिर हवा के द्वारा भूमि का जो क्षयीकरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें। पानी के द्वारा जो भूमि का क्षयीकरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। क्योंकि सॉइल इरोजन का जो फैक्टर है वो मुख्य रूप से वर्षा और हवा है। हवा में मिट्टी का ऊपरी भाग उड़ता चला जाता है और धीरे 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 मिट्टी जो है अनउर्वर हो जाती है, क्योंकि ऊपर ही मुख्य रूप से जो फर्टाइल जो भी उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, वो ऊपर 10-12 इंच में ही मौजूद है, वह गायब हो जाता है, तो भूमि बंजर हो जाती है।
या फिर कटाव के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदी के जल के द्वारा कटाव होता है। तो इसको कैसे बचाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि निम्नीकरण का कारण क्या है, भूमि जो है वह क्यों सिमटती जा रही है, या भूमि का क्यों क्षयीकरण हो रहा है, क्यों निम्नीकरण हो रहा है। उसका कारण है पहला भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, अति पशुचारण, भूस्खलन, ये सब पॉइंट्स है बच्चों। अब देखें कि जो भूकंप होता है, उस भूकंप के कारण पृथ्वी जब हिलती है, जब जमीन के नीचे के परतें जब आपस में टकराती हैं, तो वहाँ पर एक ऊर्जा पैदा होती है, और उसके चलते भूमि का जो तल है, जो समतल है, वो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, काफ़ी जान माल की भी हानि होती है, और आवासीय भूमि या रहने योग्य भूमि या कृषि योग्य भूमि वो बेकार हो जाती है भूकंप के कारण। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें ज्वालामुखी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। यह वोल्केनो क्या है, जमीन के नीचे से लावा के रूप में जमीन के नीचे के जो तत्व हैं, जमीन के नीचे का जो पदार्थ है, वह बाहर निकलता है, और बाहर निकल के वो काफ़ी दूर दूर तक फैलता है, और वहाँ पर जिस मिट्टी पर वह जाता है, वहाँ के भूमि को वह बर्बाद कर देता है, बंजर बना देता है। तो भूमि का जो क्षयीकरण है वह ज्वालामुखी के कारण भी होता है। अति पशुचारण, जमीन कम है, पशु की जो संख्या है, वहाँ पर अधिक से अधिक पशुओं को चारा के रूप में भूमि पर छोड़ दिया जाता है। अब चारा वो खाते हैं, जो वृक्ष जो उस मिट्टी को बांध कर रखते हैं, चूँकि वृक्ष का जो जड़ है, जिस मिट्टी पर वो खड़ा है, वहाँ पर वो पानी को अवशोषित करता है और वह मिट्टी को बचा कर रखता है। वृक्ष के नहीं रहने से, अति पशुचारण से सॉइल का इरोजन होता है, कारण अति पशुचारण भी है। अगला है बच्चों भूस्खलन। भूस्खलन वही हुआ कि मिट्टी का खिसकना, नदी के किनारे जो मिट्टी है या समुद्र के किनारे जो मिट्टी है, वह स्खलित होकर कट के उस नदी में समाता चला जाता है। तो इन सब कारणों से हम लोग देखते हैं कि जमीन का निम्नीकरण होता है। फिर आगे हम देखें कि चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है, भूमि की मात्रा निश्चित है, अधिक पैदावार के लिए हम लोगों ने जमीन में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यधिक खाद का प्रयोग शुरू किया। क्योंकि जमीन में जब नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस इत्यादि जो खनिज हैं, इनकी मात्रा जब कम हो जाती है, तो फसल पर असर पड़ता है, पैदावार पर असर पड़ता है। तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए खास फसल में खास तरह के रासायनिक उर्वरक को हम लोग डालते हैं। क्योंकि सब कोई तो जैविक खाद डालता नहीं है, सभी रासायनिक खाद डालते हैं, और उसके चलते जमीन में कहीं पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा खाद देने से नाइट्रोजन बढ़ गया, कहीं पर पोटास बढ़ गया, कहीं पर कैल्शियम बढ़ गया, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। या तो ज़मीन लवणीय हो जाता है, या तो ज़मीन क्षारीय हो जाता है, या तो वहाँ पर साल्ट अधिक हो गया, या तो वहाँ पर बेस अधिक हो गया। तो जो ज़मीन के अंदर उर्वरा शक्ति की जो असंतुलन हो जाता है अत्यधिक खाद से, वह भी ज़मीन के निम्नीकरण का एक कारण है। अत्यधिक सिंचाई, जब जमीन में आप अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो उसके लवणता और क्षारता में भी असंतुलन होता है। इसलिए सिंचाई भी एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने से जो मिट्टी की लवणता या क्षारता, जो भी उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि है, वह बहकर निकलता जाता है, और फिर जो बच गया, या तो लवण अधिक बच गया, या तो फिर क्षार अधिक बच जाता है, और जो बच जाते हैं तो ज़मीन में लवणता या क्षारता बढ़ा देते हैं, जो हमारे फसल के लिए सही नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं, आगे देखें कि ज़मीन में किस प्रकार निम्नीकरण हो रहा है। कूड़ा कचरा खुला छोड़ना, खनन के बाद भूमि को बेकार छोड़ देना, या गंदा जल, फैक्ट्री का जल, ये सब जो अवशिष्ट है, इस सब को ज़मीन में छोड़ देना, ये सब जो है वह ज़मीन के निम्नीकरण का कारण है। क्योंकि हम आवास भूमि पर ही बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कूड़ा कचरा निकलेगा। बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने खुल रहे हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वे मानव निर्मित संसाधन हैं।
तो वो जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो अवशेष निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वे जब भूमि में आते हैं, कूड़ा कचरा जब भूमि में मिल जाते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म करते हैं और वह खेती योग्य नहीं रह पाता है अब, और फिर वहाँ से हम पैदावार पैदा नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि भोजन की समस्या हो जाएगी, और इस भोजन की समस्या जब होगी तो फिर आबादी का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार जमीन का जो निम्नीकरण हो रहा है, इसका बचाव बहुत ही जरूरी है, और हमारे इस टॉपिक में इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, विशेष प्रकार से समझेंगे कि आखिर भूमि के क्षयीकरण को, निम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं। आगे बढ़ के जब आप एक भारत के नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो अपने अच्छे होने का प्रमाण देंगे, और वह प्रमाण होगा कि ज़मीन के क्षयीकरण को कैसे आप रोक सकते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी। तो बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि भूमि और मृदा क्या है, भूमि और मृदा का प्रकार क्या है, भूमि और मृदा जो क्षयीकरण हो रहा है उसके कारण क्या हैं, और फिर पृथ्वी के कितने भाग पर भूमि है, कितने भाग पर जल है, भारत की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो हमें भूमि प्राप्त है उसका हम लोगों ने किस प्रकार संसाधन के रूप में प्रयोग हम लोगों ने किया या कर रहे हैं, वनों की क्या महती भूमिका है, कटाव कैसे होते हैं, भूमि संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, क्या उपाय हो सकता है, फिर उसको भूमि को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, इसको हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।